हम लोग कल बात कर रहे थे आपका 187 सबसेक्शन 1। 187 सबसेक्शन 1 पर क्या बात कर रहे थे? 187 पर ही बात कर रहे थे। और ये कुछ ऐसी दुर्भाग्यशाली धारा रही है कि बार बार इसको क्लियर करने की कोशिश की गई और वो कभी हो नहीं पाया कंप्लीटली। देखते हैं आज कितना हो पाता है। तो 187 इस पर बात करते हुए हमने कहा था कि जब 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त ना हो तो प्रक्रिया, इसका अधिनियमन किया गया है और ये किया जाना जरूरी है। इसलिए क्योंकि पुलिस ये न्याय निर्णायक नहीं हो सकती। पुलिस कार्यपालिका इसका इंस्ट्रूमेंट है जो अपराधों के अन्वेषण के लिए बनाया गया है। तो अपराधों का जो उसने अन्वेषण किया है उसका मूल्यांकन ये तो होना ही चाहिए कि उसने अन्वेषण ठीक दिशा में किया भी है या नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई तो प्रथमतः उसे गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सेक्शन 35 पूर्व में सेक्शन 41 यह उसे गिरफ्तार करने की शक्ति देता है। हां, यह अपेक्षा जरूर है कि गिरफ्तार करने से पहले जो इत्तिला उसे मिली थी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के संबंध में, उसकी विश्वसनीयता की जांच यह अवश्य कर ले। यानी इतना अवश्य देख ले कि जो इंफॉर्मेशन उसे दी गई इंफॉर्मेंट के द्वारा वो कितनी क्रेडिबल है, उसकी क्रेडिबिलिटी है एक बार चेक हो जानी चाहिए और इसके बाद उसे गिरफ्तार करने का हक मिल जाएगा। अगर परिवाद है तो उसके औचित्य की जांच ये पुलिस को कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिवाद का अर्थ यहां कंप्लेंट नहीं लेंगे। सूचना और परिवाद इसके फर्क को समझ लेंगे और ये 173 जो वर्तमान में है और जो पिछली 154 उसी की बात कर रहा है, क्योंकि इत्तिला दी जाती है, परिवाद किया जाता है। यह इसका अंतर है। इसका अर्थ यहां 2D के कंप्लेंट तो नहीं है। यहां जो उसने कहा औचित्यपूर्ण परिवाद, जो सेक्शन 35 में परिवाद शब्द का प्रयोग हुआ है, वह परिवाद वो परिवाद नहीं है जो 2D का है। इत्तिला ये तुम्हें वो भी दे सकता है जिसके साथ कुछ भी घटित नहीं हुआ। परिवाद वो करेगा जो पीड़ित है। तो एफआईआर लिखाने का हक ये किसी को भी है, लेकिन पीड़ित को भी है। और पीड़ित जब इंफॉर्मेशन देगा देन दैट विल बी कंप्लेंट, नॉट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप देते हैं जो आपके अनुभव में नहीं है, आप उससे सूचित होते हैं, किंतु जो आपका अनुभव है वो यदि बुरा है तो शिकायत और अच्छा है तो वर्णन, ये आप करते हैं। तो यहां जो परिवाद शब्द का प्रयोग हुआ है उससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वो 2D का परिवाद नहीं है, वो अलग ढंग का परिवाद है। लेकिन सेक्शन 40 जो 41 और 35 वर्तमान में है, वो कहता है अगर इत्तिला मिली है तो उसकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर परिवाद किया गया है तो उसके औचित्य को जांच लीजिए। और यदि आपको संदेह हुआ है, देखिए 3 ही बातें हो सकती हैं किसी भी घटना के संज्ञान के लिए। सूचना, शिकायत यदि घटना बुरी है, क्योंकि हम लोग बुरी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो बुरी घटनाओं के बारे में 3 ही स्थितियां हो सकती हैं। यह तो बुरी घटना होने का हमें संदेह होगा, और या फिर बुरी घटना के अस्तित्व के संबंध में हमें सूचना मिलेगी, और या फिर बुरी घटना से जो प्रभावित है वो हमसे शिकायत दर्ज कराएगा। और 3 ही बातें लिखी हैं, इत्तिला, परिवाद और आपका संदेह है। तो अगर संदेह हुआ है तो उसकी युक्ति संगतता ये चेक कर लीजिए।
इत्तला मिली है तो उसकी विश्वसनीयता जरा देख लीजिए, शिकायत की गई है तो जरा उसके औचित्य की जांच कर लीजिए। औचित्य मीनिंग दर बाय चोट तो आपके शरीर पर होगी, आप गिरे हैं तो भी, और मारी गई है तो भी। चोट से तो कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता। तो पुलिस अधिकारी से अपेक्षित है कि वो इत्तला की दशा में विश्वसनीयता, परिवाद की दशा में औचित्य और संदेह की दशा में संदेह की युक्ति संगतता, इसके विषय पर अपना समाधान कर ले। और जब वो समाधान कर लेगा तब उसे गिरफ्तार करने का हक ये मिल जाएगा। जरूरी नहीं है करे, क्योंकि इस हक को उसे पढ़ना चाहिए। वर्तमान का 176 और पूर्व का 157 वहां कहता है कि यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तारी, यदि इसके बाद भी गिरफ्तारी अनावश्यक है तो मत करिए, लेकिन आवश्यक होने पर कर भी लीजिए। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सेक्शन 57 जो पूर्व का है और जो वर्तमान का 58 है, पुलिस अधिकारी को इंपावर्ड करता है, सशक्त करता है कि वो 24 घंटे अपनी अभिरक्षा में व्यक्ति को रख ले और अन्वेषण कंप्लीट करने की कोशिश करे। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टडी में रखना निरुद्देश्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि पुलिस की दुश्मनी नहीं है इस व्यक्ति से। यह सोचना निरर्थक और व्यर्थ है कि पुलिस की कोई दुश्मनी है। अभी हम सुन रहे थे, वो कहता है कि रगों में फिरते रहने के नहीं हम कायल, आंख से ही न टपका तो लहू क्या है। यानी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। प्रक्रिया प्रक्रिया के लिए नहीं है, प्रक्रिया किसी उद्देश्य को समर्पित है। प्रक्रिया इसके लिए कि अगर दोषी है तो विचारण हो, और दोषी नहीं है तो बात खत्म हो, और ये जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिरफ्तार कर लिए तो गिरफ्तार करना लक्ष्य नहीं हो सकता। स्वयं गिरफ्तारी कोई लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य पुलिस के दृष्टिकोण से देखें, यदि वो व्यक्ति को दोषी मान रही है तो दोष सिद्धि ये लक्ष्य है, और अगर व्यक्ति को निर्दोष मान रही तो दोष मुक्ति ये लक्ष्य है। स्वयं गिरफ्तारी तो कोई लक्ष्य नहीं हो सकती, और दोष सिद्धि ये दोष मुक्ति है। ये अन्वेषण के समापन के उपरांत पुलिस रिपोर्ट जब प्रस्तुत होगी, उस पर संज्ञान होगा, आगे विचारण होगा, तभी संभव है। इसलिए आवश्यक ये है हर दृष्टिकोण से, चाहे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, चाहे अक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, और चाहे समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, किसी भी दृष्टिकोण से सोचना, 24 घंटे इसे फिक्स करना युक्ति संगत होगा प्रथमतः, लेकिन 24 घंटे ही फिक्स कर देना यह अयुक्ति संगत होगा, क्योंकि जीवन वैसे नहीं चलता जैसे आप सोचते हैं। कुछ अप्रत्याशित घटता है, जो आपने सोचा नहीं होता वो घट जाता है, ठीक है। जीवन की गति ऐसी नहीं है कि सीधी रेखा में हो। आप जो सोचते हैं वो नहीं होता, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। तो इसलिए आवश्यक नहीं कि 24 घंटे में हो ही जाएगा। इसलिए इस स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाने के दृष्टिकोण से भी प्रक्रिया अधिनियमित करनी पड़ेगी कि यदि न हो पाया 24 घंटे में तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने गिरफ्तार तो कर लिया। अब जब गिरफ्तार कर लिया तो या तो ये जमानत पाए, या तो ये जमानत पाए, और या फिर अब इसका विचारण होगा और ये दोष सिद्ध, ये दोष मुक्त भी होगा। भाई अब तो गिरफ्तार हो गया, अब करें क्या। तो इसलिए हमें प्रक्रिया उस दशा के लिए भी बनानी पड़ेगी जब 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त तो न हो पाए। प्रक्रिया यानी इसे हम रखें कहां, और अन्वेषण इसे चलाने के लिए मैक्सिमम कितना समय दिया जाए, ये, क्योंकि अनलिमिटेड टाइम तो नहीं दिया जा सकता। कितना मैक्सिमम कितना दें, और क्या मैक्सिमम एक बार में ही दे दें अन्वेषण अभिकरण को, क्या ये युक्ति संगत होगा।
तो यह भी युक्ति संगत नहीं है। काम अगर अर्जेंट है तो उसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए, और अगर काम के समाप्त करने की अवधि बढ़ाने की भी ताकत हो तो भी जो मालिक हो उसे काम को एकदम, ठीक है, काम को समाप्त करने के लिए जो अवधि है उसे एकदम नहीं बढ़ा देना चाहिए, धीमे 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 धीमे। ठीक है, आप 24 घंटे में नहीं कर पाइए, 15 दिन में करिए। 15 दिन में भी नहीं कर पाए तो चलिए हम और बढ़ा देते हैं, लेकिन कहीं तो इस प्रक्रिया को रोकना होगा। लेकिन एक दिक्कत हमारे सामने और है कि हम जिस कृत्य के बारे में अन्वेषण चला रहे हैं वो अपराध है, और अपराध समाज के विरुद्ध है। अपराध एक अकेली ऐसी चीज है जिसे किसी भी सूरत सहन नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त होना ही होगा। इसके प्रति कोई दया ये नहीं हो सकती। तो फिर अगर हम मैक्सिमम टाइम लिमिट फिक्स कर देंगे और उसमें अन्वेषण पूरा न हो पाया किन्हीं कारणों से, क्योंकि विचारण अन्वेषण के बाद होगा, इससे पहले हो ही नहीं सकता, तो फिर अपराध अछूता रह जाएगा, अनिर्णित रह जाएगा। इसलिए हमें यह भी सोचना है कि पहले हम अन्वेषण अभिकरण पर लगातार इस बात का दबाव बनाएं कि वो जल्द से जल्द अन्वेषण समाप्त करे, और हम अन्वेषण अभिकरण पर इतना अविश्वास भी क्यों करें? करेगा, जल्द से जल्द समाप्त करेगा। हम उसकी मजबूरियों को भी समझें। न कर पाया, हो सकता है ऐसा, कोई पुलिस की दुश्मनी थोड़ी है किसी से, तो हमें दोनों पक्षों को ध्यान में रखना है। लेकिन दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर एक सम्यक प्रक्रिया यही हो सकती है कि प्रथमतः हम बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अन्वेषण के समाप्त करने के लिए निर्धारित करें, फिर इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को बढ़ाएं, लेकिन इतना ना बढ़ा दें कि वो अनरीजनेबल लगने लगे। फिर ये जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है इसे कई बार हम बढ़ा दें, लेकिन एक मैक्सिमम टाइम लिमिट होनी चाहिए। और फिर भी अगर नहीं हो पाता तो फिर अन्वेषण चलेगा, और ये जो हमने गिरफ्तार कर लिया है इसे हम छोड़ देंगे, और आप जब अन्वेषण समाप्त करके पुलिस रिपोर्ट लाएंगे तो उसके आधार पर हम इसका विचारण करेंगे और इसे दोषसिद्ध या दोष मुक्त जो उचित होगा वो करेंगे। यही युक्ति संगत दिखता है, इसके अलावा युक्ति संगत कुछ भी नहीं दिखता। और जब ये युक्ति संगत दिखता है तो फिर यही होगा, इसके अलावा अन्य कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए कानून को भगवान के समतुल्य रखा है, क्योंकि जैसे भगवान, उनका काम अयुक्ति संगत नहीं हो सकता, ऐसे ही कानून का काम अयुक्ति संगत नहीं हो सकता। ठीक है ना? इसीलिए ईश्वर के तुल्य माना है कानून को। ठीक है ना? तो आप देखेंगे हम तो इसीलिए भगवान से कुछ भी मांगने के खिलाफ, मांगना चाहिए नहीं। अगर आपको देना ठीक होगा तो देंगे, और देना ठीक नहीं होगा तो उनसे मांगकर तुम अपनी छोटापन, अपनी क्षुद्रता यही सिद्ध कर रहे हो, और यह सिद्ध कर रहे हो तुम शुद्ध नास्तिक हो, तुम्हें ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं। क्योंकि विश्वास अगर ईश्वर पर है तो ऐसा मानते ही क्यों हो कि वो तुम्हारे बिना मांगे तुम्हारे कल्याणकारी चीज दे नहीं देगा? वो तो दे ही देगा, तो फिर मांगना क्या? और मांगकर तुम ये सिद्ध कर रहे हो कि तुम्हें उस पर कंप्लीट विश्वास नहीं है। अभी विश्वास में संदेह है, अभी तुम्हें ऐसा लगता है कि उसे अपनी मांग से अवगत कराया जाना चाहिए, तभी तो मांग रहे हो, नहीं तो मांगो क्यों? जो कुछ होना है होगा, जो कुछ नहीं होना है नहीं होगा। जो होगा निश्चित तौर पर तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, और जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होगा वो निश्चित नहीं होगा।
ठीक है, तो इसलिए कानून वही करेगा जो युक्ति संगत है, और इसीलिए कानून और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं दिखता, बिल्कुल एकदम फिट, एकदम ठीक वही होता है जो होना चाहिए। और अगर आप इस कानून की योजना को समझे, हमने आपसे एक बार चर्चा की थी कि चीजों में एक अंतर्निहित व्यवस्था है, उस अंतर्निहित व्यवस्था को देख लेना है। चीजें अपने आप इतनी क्लियर दिखती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जैसे हम कई बार कहा करते हैं कि आज जो लेक्चर हुआ हमें ही नहीं लगता कि हम ही ने दिया है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि वेद दैवीय है या कुरान दैवीय है, तो दैवी कोई परमात्मा आया नहीं था लिखने के लिए, वो उस क्षण में लिखे गए हैं जिन क्षणों में व्यक्ति था ही नहीं है। आप कहते हो ना कि ये तो हमें ही नहीं लगता कि हमने किया है। जिस क्षण आप नहीं होते हो और कुछ घटित होता है, उस क्षण भी भौतिक दृष्टिकोण से देखोगे तो आप होते हो, लेकिन आप खुद कहते हो कि हम शायद थे नहीं इस समय, जिस समय ये हुआ तो उस समय, ठीक है, भगवान ही होता है, वही करता है। और जब इस भाव के साथ आप कानून को देखते हो तो कानून में अंतर्निहित जो व्यवस्था है, उसकी जो युक्ति संगतता है, उसकी जो रीजनेबिलिटी है, वो आपके सामने खड़ी हो जाती है, और फिर एकदम कानून इतना क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब आप सेक्शन को देखें हैं 187 को, क्या कहता है? कहता है कि 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न हो पाए तो प्रक्रिया। और 187 सबसेक्शन 1 जब शुरू करता है तो कहता है कि जब यह प्रतीत होता है, जब यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त न किया जा सकेगा, ईश्वर ने आपको ताकत दी है काय की एस्टिमेशन की, ठीक है, आप संभावनाओं को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, और यू हैव द पोटेंशियलिटी, ठीक है, आप में संभावनाएं ज्ञात करने की शक्ति है, और उन संभावनाओं को, उन पोटेंशियलिटीज को आप एक्चुअलिटी इसमें बदल सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो पाएगा, कर सकते हैं आप ऐसा, अंदाजा लगाने की शक्ति दी है ईश्वर ने आपको। आप देखते हैं कि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त हो सकेगा, यह प्रतीत नहीं होता, ये प्रतीत नहीं हो रहा है, और व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार हुआ है, मीनिंग देयर भाई, गिरफ्तार का मतलब गिरफ्तार है, गिरफ्तार का अन्य कोई मतलब नहीं हो सकता। गिरफ्तार का मतलब पकड़ नहीं होता, गिरफ्तार का मतलब व्यक्ति को रोके रखना नहीं हो सकता। रोके रखना अलग बात है, जैसे उस दिन हम बात कर रहे थे, बोले रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आपको ना रूल मालूम है ना रेगुलेशन मालूम है। रूल डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, और रेगुलेशन जिसे रूल बनाने की ताकत दी गई, उसे अगर कुछ बनाने की ताकत दी गई, वो अगर कुछ बना दे तो रेगुलेशन है। सब कुछ अलग अलग है, आप मिला नहीं सकते चीजों को। तो गिरफ्तार मतलब गिरफ्तार, और गिरफ्तार कैसे होगा, चैप्टर है पूरा। अब सेक्शन 35 से लेकर के और कहां तक आपका 61 तक है, और पहले कहां था 41 से शुरू होता था और 60 का तक 60A तक आता था, और 60 का अपेक्षा करता था, जो अपेक्षा मेरा ख्याल है आज सेक्शन 61 करता होगा, कि गिरफ्तारी इस अध्याय के प्रावधानों के कड़ाई के साथ अनुपालन करने के द्वारा ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। बड़े साफ शब्दों में घोषित करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जिसे भी उस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार पकड़ा नहीं गया है, वो पकड़ तो है, गिरफ्तार नहीं। गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार तभी होगा जब उस अध्याय के प्रावधानों का पालन किया गया हो, अन्यथा नहीं। और इसी को कचहरी में क्रॉस एग्जामिनेशन से चेक किया जाता है
कि आपने गिरफ्तार किया था या पकड़ लिया था, क्या किया था? क्योंकि पकड़ना ये प्रक्रिया का भाग है और गिरफ्तारी ये तात्विक है, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिविटी है, वो सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो गिरफ्तार किया गया है, सबसे पहले अन्वेषण अधिकारी स्वयं को इससे संतुष्ट करे। दो बातों से संतुष्ट हो गया, वो अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा उसे प्रतीत हो रहा है, और साथ में व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार होने के कारण से वो निरुद्ध है। और जो इत्तिला है, जो गिरफ्तारी है, इत्तिला के आधार पर हुई ना, या परिवाद के आधार पर हुई या संदेह के आधार पर हुई, वो दृढ़ आधारों पर है, ये भी पता लग गया है। इतना इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य संकलित हो गया कि ये गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, ये भी उसे पता लग गया। अब 24 घंटे में समाप्त नहीं हो पाएगा, तो फिर क्या हो? इसके लिए 187 कहती है कि फिर वो पुलिस अधिकारी इस बात के लिए अपेक्षित है कि वो ऐसे अभियुक्त को जो गिरफ्तार है और अभिरक्षा में निरुद्ध है और जिसके द्वारा कारित अपराध के संबंध में अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो सकता, ऐसा प्रतीत होता है, और उसके विरुद्ध जो गिरफ्तारी करने के लिए आधार हैं वो मजबूत हैं, तो मामले की डायरी की प्रविष्टियों के सहित इस अभियुक्त को वो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। निकटतम मजिस्ट्रेट, भले ही उस मामले में विचारण की अधिकारिता है या नहीं है, ठीक है ना। अब ये मजिस्ट्रेट जो आया, अब ये दो मत रख सकता है। अभी हम पुरानी सीआरपीसी के हिसाब से बात कर रहे हैं, अभी हम नई बीएनएसएस के हिसाब से बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें विसंगतियां हैं। जो नया सेक्शन आया है और उन विसंगतियों की चर्चा अगर शुरू हो गई तो फिर मामला उलझ कर रह जाएगा। इसलिए पहले हम पुराना फिर नया क्या आया और फिर दोनों में कहां क्या हुआ है इस पर बात करेंगे। अब क्या हुआ, ये मजिस्ट्रेट जो जुडिशियल है, क्योंकि इस मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग सेक्शन 187 में लोनली हुआ है, बिना किसी विशेषक शब्द के हुआ है, और जब बिना किसी विशेषक शब्द के मजिस्ट्रेट शब्द का प्रयोग ये बीएनएसएस में होगा तो निर्देशों का अर्थ लगाना, जो धारा 3 है वो ये कहेगी कि ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट का अर्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट से लिया जाए, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका अर्थ हो जाएगा। और ये पुलिस अधिकारी है, इस बात के लिए अपेक्षित है कि मामले की प्रविष्टियों की डायरी के सहित ये इस मजिस्ट्रेट के पास जो जुडिशियल है इसके पास भेज दे। यद्यपि पुरानी सीआरपीसी में धारा 2A थी और नई में 187 सबसेक्शन 6 है, वो ये कहती है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल ना हो तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है, और बाकी अपेक्षाएं वैसी ही रहेंगी। अब क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेशली स्किल्ड है इस प्रकार के मामलों से निपटने के लिए, इसलिए प्रथमतः जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ही ले जाया जाए। और गिरफ्तारी ये कहीं भी हो सकती है पूरे हिंदुस्तान में, और गिरफ्तारी के बाद अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त हो जाए, ये बहुत कम मामलों में हो पाएगा, अधिकतर में नहीं हो पाएगा। और जिन मामलों में हो जाए, संभव हो कि 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त हो जाए, तो उनका इस धारा से कोई ताल्लुक नहीं, उनके संबंध में पुरानी सीआरपीसी में 169 और नई में 189 या पुरानी में 170 और नई में 190 उनकी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अधिकतर मामलों में अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं होगा और गिरफ्तारी कहीं भी हो सकती है। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभिरक्षा शुरू और सेक्शन 58 की अपेक्षा शुरू कि 24 घंटे में आप खत्म कर लीजिए जो कुछ करना है, नहीं तो 24 घंटे बाद आप अपनी अभिरक्षा में रखेंगे नहीं, क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा अच्छी नहीं मानी गई। इसलिए
24 घंटे में अगर आपको लगता है कि अन्वेषण हम समाप्त नहीं कर पाएंगे तो मजिस्ट्रेट के समक्ष लाइए। लेकिन अगर 187 सबसेक्शन 2 में हम यह लिख देंगे कि उसी मजिस्ट्रेट के पास लाइए जिस मजिस्ट्रेट को इस मामले के विचारण की अधिकारिता है या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता है, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि गिरफ्तारी तो कहीं भी होगी और इस मजिस्ट्रेट के सामने लाने में जितना समय लगेगा वो समय ही अपने आप में 24 घंटे से ज्यादा हो। और अन्वेषण हम खाली फिर उसे लाएं, बाकी अन्वेषण क्या करें फिर? ठीक है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए यह बात रखी गई कि ऐसे आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएंगे, चाहे उसे मामले के विचारण की अधिकारिता हो और चाहे न हो, ठीक है ना, चाहे जो कुछ हो। अब इस मजिस्ट्रेट के सामने आप ले आए, तो इस मजिस्ट्रेट के सामने 2-3 बातों के कारण लाया जाना जरूरी है। एक तो पुलिस की अभिरक्षा अच्छी नहीं, इस मजिस्ट्रेट को ताकत मिलनी चाहिए कि इसने, पुलिस ने यानी अन्वेषण अभिकरण ने जो कुछ इकट्ठा किया वो वाकई विश्वसनीय है भी, क्या वाकई गिरफ्तार किया गया, इन सब बातों की चेकिंग होनी चाहिए। और अगर अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए पुलिस को चाहिए भी अभियुक्त, तो अभियुक्त को सीमित समय के लिए, ठीक है, निश्चित उद्देश्यों के लिए पुलिस को दिया जाए, लेकिन सुपरविजन अपना ही रखा जाए और अदरवाइज इसे पुलिस की अभिरक्षा में न रखा जाए, क्योंकि पुलिस की अभिरक्षा अच्छी नहीं। और इसीलिए विधायिका कह रही है 58 में कि 24 घंटे से अधिक नहीं। तो इन नॉर्मल कंडीशंस ही मस्ट बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी, ठीक है ना, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने लाई है। उसकी कस्टडी किसकी हो? अगर पुलिस को चाहिए तो फिर पुलिस को किसी पर्पज के लिए चाहिए ना, तो उस सीमित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम पुलिस को दे देंगे, लेकिन सीमित समय के लिए देंगे। और वो सीमित समय 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, और अधिकतम 15 दिन, इससे ऊपर नहीं। इससे ऊपर पुलिस को नहीं देंगे हम, इससे ऊपर पुलिस को किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। बाकी फिर वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा। और फिर अगर पुलिस 24 घंटे में नहीं खत्म कर पाई तो 15 दिन में करे, और इस 15 दिन में अगर उसे अभियुक्त की अभिरक्षा चाहिए तो वो मजिस्ट्रेट से मांगे। और मजिस्ट्रेट को 187 सबसेक्शन 1 में हक दिया कि यदि इस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है तो वो मजिस्ट्रेट इस बात के लिए इंपावर्ड होगा कि या तो उसे बेल दे दे, ठीक है, वो पाता है कि कुछ भी विश्वसनीय नहीं है, जो कुछ तुम विश्वसनीय कह रहे हो कुछ नहीं है, तो जमानत उसे दे दे। ये जमानत पर पुलिस कहती है कि साहब हम भी अपनी बात कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें समय चाहिए, तो जमानत के लिए डेट लगा दे, ठीक है। तो पहले सीआरपीसी में ये शब्द नहीं लिखे थे कि जमानत मांग सकता है, लेकिन तब भी मांग सकता था क्योंकि पीछे से उसे हक मिल रहा था। और जमानत संबंधी जो अध्याय थे उनमें भी यह लिखा था कि जब कभी मजिस्ट्रेट के समक्ष अजमानती अपराध का अभियुक्त यदि लाया जाता है और जिस न्यायालय के समक्ष लाया गया वो सेशन न्यायालय नहीं है, उच्च न्यायालय नहीं है, तो 437 के प्रावधान उस न्यायालय को, फिर ये न्यायालय जो ना तो सेशन न्यायालय है ना हाईकोर्ट है, फिर कौन सा है ये न्यायालय? मजिस्ट्रेट का ही है। इस न्यायालय के समक्ष लाया गया है तो ये न्यायालय उसे जमानत प्रदान कर सकता है, ऐसा वहां लिखा था 437 में। और यही स्थिति 436 के लिए थी, ठीक है, अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति के संबंध में। वहां जमानती नहीं है, अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति। और इन शब्दों के प्रयोग में क्या विधायी कौशल है उसकी चर्चा तब करेंगे जब हम लोग वहां पहुंचेंगे। लेकिन पहले भी ये शब्द थे और इन शब्दों को कुल मिलाकर पढ़ते थे तो अर्थ यही आता था कि इस दशा में जब अभियुक्त इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है तब मजिस्ट्रेट उसे जमानत दे सकता है। लेकिन ये क्लियरली मेंशन नहीं था 167 में, जो अब 187 में क्लियरली मेंशन हो गया 187 सबसेक्शन 2 में, इसलिए कुछ बदलाव है ऐसा नहीं कह सकते। नटशेल में कोई बदलाव नहीं है,
और नक्शल में बदलाव हो भी नहीं सकते, ठीक है ना। नक्शल में कोई बदलाव नहीं हो सकता। वही बात हम कहते हैं कि आप निराकारी ईश्वर को पूजते हो और हम साकार ईश्वर को पूजते हैं, तो इसमें भेद क्या है? हम भी तो ईश्वर से यही कहते हैं कि भाई तुम तो सब जगह हो, हमारा मन नहीं लगता, तुम सामर्थ्यवान हो, हम अक्षम हैं, हम अपने मन को इतना सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, तो तुम हमारी इस मूर्ति में आ जाओ, तुम तो आ सकते हो, हम सब जगह नहीं जा सकते, तो इसमें बुराई क्या है? और आप निराकार ईश्वर को पूछ सकते तो करिए, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। तो वही बात है कि ईश्वर जैसे बदल नहीं सकता, ऐसे ही कानून में भी कोई बदलाव संभव नहीं है। कानून युक्ति संगतता है और युक्ति संगतता दो नहीं हो सकती, इसलिए कोई बदलाव होता है वो तो होता ही नहीं, वो कोई नहीं होता, पहले भी वही था, आज भी वही है। अब बस लिख दिया, खाली लिख दिया कि जब इस धारा के अधीन भेजा जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष और अभियुक्त की जमानत यदि रद्द नहीं कर दी गई, ठीक है ना, यदि रद्द नहीं कर दी गई या उसे जमानत नहीं मिली है, ऐसी दशा नहीं है, ठीक है ना, सॉरी, उसकी जमानत रद्द कर दी गई है या उसे जमानत नहीं मिली ऐसी दशा है, तो मजिस्ट्रेट उसकी अभिरक्षा को तय करेगा। क्योंकि अगर ये दो दशाएं नहीं हैं तो उसे जमानत मिली गई, वो अपने घर जाएगा, फिर अभिरक्षा की बात ही खत्म हो गई, फिर तो आप अपना अन्वेषण चलाइए और ये अपने घर जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि उसकी जमानत रद्द कर दी गई या मिली नहीं, यानी डेट लगा दी गई या फिर कैंसिल हो गई, अब अभिरक्षा तय करनी है, क्योंकि गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर है, ठीक है, और वह जमानती अपराध का अभियुक्त है, अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हो सकता, और अजमानती अपराध गंभीर किस्म के अपराध हैं। स्वयं विधायिका की यह मंशा नहीं है कि अगर अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अधिकार के नाते जमानत दे दी जाए। स्वयं विधायिका यह चाहती है कि अगर अजमानती अपराध का अभियोग भी किसी पर लग जाए तो बिना विचार किए उसे जमानत पर नहीं छोड़ना है, वो जेल में ही रहेगा जब तक निर्दोष साबित न हो जाए, या न्यायालय स्वयं उचित समझे तो छोड़ दे। उचित तो समझा नहीं न्यायालय ने, तो अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, अब जाएगा तो अभिरक्षा में ही। अभिरक्षा किसकी हो यह तय कर सकते हैं, अभिरक्षा किसकी हो यह तय किया जा सकता। यही 187 सेक्शन 2 में लिखा है कि जबकि इस धारा के अधीन अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा गया है, तो मजिस्ट्रेट उसकी जैसी चाहे अभिरक्षा तय कर सकता है, यही लिखा है। यदि उसकी जमानत रद्द कर दी गई है या उसे जमानत नहीं मिली है तो, ठीक है ना। अब यह मजिस्ट्रेट ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसे अधिकारिता नहीं है उस अपराध के संबंध में, और इसका यह विचार है, इसका यह विचार है कि अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन के लिए अभिरक्षा में रखना, ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि अन्वेषण में कुछ भी संकलित, या तो जमानत दे दे, बात ही खत्म हो गई, लेकिन वो जमानत भी नहीं दे रहा, वो तो कहता है सब बेकार है, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास, ये सब कुछ नहीं, तुम जो लाए हो ये बेकार है। तो ये मजिस्ट्रेट स्वयं कोई निर्णय करने के बजाय क्या करेगा, इसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, ठीक है ना। लिखा है उसमें कि यदि यह मजिस्ट्रेट जिसके पास लाया गया है इसके विचार में आगे व्यक्ति को निरुद्ध रखना अनावश्यक है, तो यह क्या कर सकता है, इस व्यक्ति को या तो जमानत दे दे, या तो जमानत दे दे, और या फिर उस मजिस्ट्रेट के पास भिजवा सकता है बिना जमानत दिए कि हम नहीं दे रहे कुछ भी, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब बेकार है, तो हम 15 दिन की तो कस्टडी देंगे नहीं, ठीक है ना, हम 15 दिन की कस्टडी नहीं देंगे। हम उस न्यायालय तक जाने के लिए तुम्हें जितना समय चाहिए, जिस न्यायालय को इस अपराध के संबंध में विचारण की या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता है, वहां तक जाने के लिए जितना समय चाहिए उतना हम दिए देते हैं। इसी को ट्रांजिट रिमांड कहा जाता है।
इसी को ट्रांजिट रिमांड कहते हैं। यानी या तो जमानत दे दे, बात ही खत्म हो गई, नहीं दी, लेकिन उसका विचार में 15 दिन के लिए अभिरक्षा निर्धारित करना यह अनावश्यक है, तो वो ट्रांजिट रिमांड ये कर सकता है। और अगर पुलिस मांग रही है और ये मजिस्ट्रेट सशक्त है, यद्यपि केस लॉ में यह भी आया है कि अगर पुलिस के लिए यह संभव है तो भले ही निकट में कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, लेकिन फिर भी वो उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास लाएं जिसे विचारण करने की या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता है, ताकि वो संपूर्ण निर्णय ले सके। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे विचारणार्थ या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं, जमानत तो वो भी दे सकता है, लेकिन अगर उसे लगता है कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि क्या करेगा, उस न्यायालय के पास भेज देगा जिसे विचारण या विचारणार्थ सुपुर्द करने की अधिकारिता है। लेकिन अगर न्यायालय यही हो जिसे ये अधिकारिताएं हैं, तो फिर वही लाते। इसीलिए बरेली में अगर अरेस्टिंग होती है तो वो यहीं लाते हैं, फिर वो नहीं वहां पेश करते हैं, ट्रांजिट रिमांड नहीं लेते। पुबाया में गिरफ्तारी हो जाए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो पुबाया में बैठा है, फिर वहां नहीं ले जाएंगे, सीधे यहीं लाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अगर अहमदाबाद में पकड़ लें तो ट्रांजिट रिमांड मांगते हैं वो, ठीक है ना, तब वो निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, क्योंकि अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त होने का अंदेशा नहीं है। ठीक है ना। अब ये मजिस्ट्रेट जब इसके समक्ष इस धारा के अधीन भेजा गया है, इस धारा के अधीन यानी गिरफ्तार होना चाहिए, निरुद्ध होना चाहिए, गिरफ्तारी दृढ़ आधारों पर होनी चाहिए, मामले की प्रविष्टियों, मामले की डायरी समुचित प्रविष्टियों के साथ उसके समक्ष होनी चाहिए, अभियुक्त व्यक्ति उसके समक्ष होना चाहिए, इतनी चीजें होनी चाहिए, तभी तो इस धारा के अधीन भेजा गया है, नहीं तो इस धारा के अधीन कहां भेजा गया। अब मजिस्ट्रेट उसकी जैसी चाहे अभिरक्षा तय कर सकता है, जैसी चाहे अभिरक्षा, मीनिंग देयर बाय अगर पुलिस को चाहिए तो सीमित समय के लिए और सीमित उद्देश्यों के लिए उसे पुलिस को भी दिया जा सकता है। पहले भी लिखा था कि 15 दिन के लिए दे सकते हैं, और अब भी लिखा है, बस अब अंतर सिर्फ इतना आया है कि क्रमानुसार लिखा है कि पूर्णतः 15 दिन के लिए या भागतः, जो कुल मिलाकर अवधि 15 दिन से अधिक की नहीं होगी। यानी पहले 2 दिन दे दिया, फिर 7 दिन दे दिया, फिर 8 दिन 10 दिन, लेकिन कुल मिलाकर एक बार में 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। वो जैसी अभिरक्षा चाहे तय कर सकता है। अब 15 दिन मिल गए, अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं हुआ था, प्रक्रिया शुरू हो गई और अभिरक्षा निर्धारित हो गई। यह अभिरक्षा पुलिस की भी हो सकती है और यह पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा भी हो सकती है। पुलिस अभिरक्षा अगर है, ठीक है, तो धीमे धीमे इसको बढ़ाया जाना चाहिए, सीमित समय के लिए और सीमित उद्देश्यों के लिए दिया जाना चाहिए, उसी का पालन होता है। और 15 दिन चल गया अन्वेषण। अब 15 दिन में भी अन्वेषण खत्म नहीं हो पाया, ठीक है ना, 24 घंटे में खत्म नहीं हुआ, फिर 15 दिन दिए गए, 15 दिन में भी खत्म नहीं हुआ, तो फिर आगे भी इस निरोध को, इस डिटेंशन को बढ़ाया जा सकता है, यद्यपि विचारण अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अन्वेषण ही खत्म नहीं हुआ, विचारण तो दूर की कौड़ी है। तो इस अभिरक्षा को बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर वही एक बार में 15 दिन से ज्यादा नहीं, एक बात। और दूसरी बात कि अब जो अभिरक्षा आप बढ़ाएंगे, ये पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा ही होगी, अब ये पुलिस अभिरक्षा नहीं होगी। ठीक है, कहां लिखा है? 187 सबसेक्शन 2 हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, हिंदी में लिखा है। और पुरानी सीआरपीसी में भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है, 167 सबसेक्शन 2 में, कि अब जो अभिरक्षा आएगी ये पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा ही होगी, इससे ये पुलिस अभिरक्षा नहीं हो सकती। इसीलिए आपसे प्री में बार बार पूछा जाता है कि पुलिस अभिरक्षा अधिकतम कितने दिनों की हो सकती है? 15 दिन, 90 दिन, 60 दिन। आप कई बार 90 दिन, कई बार 60 दिन ये लगाते हैं, एक्चुअल उत्तर 15 दिन है, ठीक है ना। एक्चुअल उत्तर अधिकतम 15 दिन।
अधिकतम, यानी 1 दिन की भी हो सकती, 2 दिन की भी हो सकती, और अधिकतम 15 दिन, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा तो मजिस्ट्रेट को भी ताकत नहीं है कि उससे ज्यादा अभिरक्षम दे दे। और यही विसंगति है, यही विसंगति है 187 में अंग्रेजी में जो कुछ लिखा है 187 सबसेक्शन 3 में, वहां ऐसे शब्दों का अभाव है जो ये लिखते हो कि पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध ये प्राधिकृत हो सकेगा, लेकिन पुलिस अभिरक्षा में निरोध सिर्फ 15 दिन का प्राधिकृत हो सकेगा। इस भाव के शब्द 187 सबसेक्शन 3 में अंग्रेजी टेक्स्ट में नहीं लिखे हैं, हिंदी में वही लिखा है, ठीक है, कि पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध, ये और वही सही स्थिति है, ठीक है। लेकिन जो अर्थान्वयन के सिद्धांत हैं कानूनों के, वे ये कहते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी में अगर भेद है तो अंग्रेजी टेस्ट माना जाएगा। और अंग्रेजी जो नई आई है 187 सबसेक्शन 3, अब क्योंकि पुरानी सीआरपीसी तो पुरानी कार्यवाहियों के लिए ही लागू होगी, नई के लिए तो लागू होगी नहीं, तो नई जो कार्यवाहियां हैं उनमें अंग्रेजी टेस्ट यह कहता है कि मजिस्ट्रेट की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो फर्स्ट 15 डेज जैसी चाहे अभिरक्षा तय कर सकता है, और फर्स्ट 15 डेज के बाद जो आगे के दिन होंगे उनमें भी एक बार में अभिरक्षा 15 दिन की ही तय करेगा, लेकिन वह अभिरक्षा किसी भी ढंग की हो सकती है, ऐसा भाव उन अंग्रेजी शब्दों से निकल रहा है और यह भाव गलत है। और जबकि हिंदी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है कि पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध वो शेष समय के लिए प्राधिकृत कर सकता है। शेष समय कितना? उन अपराधों में, जिन अपराधों में सजा कितनी है, 10 वर्ष, आजीवन कारावास या मृत्युदंड, उनमें अधिकतम 90 दिन, और इससे जो अन्यथा अपराध हैं यानी जिनमें सजा 10 साल से कम दी जा सकती है उनमें 60 दिन। इस मैक्सिमम लिमिट तक 15-15 दिन करके मजिस्ट्रेट बढ़ा सकता है, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट 15-15 दिन करके ऐसे बढ़ा सकता है। लेकिन पहली अभिरक्षा कैसी भी हो सकती है, और पहली के बाद जितनी अभिरक्षाएं आएंगी ये पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा ही होंगी। पहले भी था, आज भी है, किंतु हिंदी में, आज अंग्रेजी में अलग ढंग के शब्द लिखे हैं, और वही एनामोली है, वही विसंगति है। उस विसंगति पर आप में से किसी ने हमें अमित शाह का इंटरव्यू भेजा, उसमें अमित शाह ये कह रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा आज भी 15 ही दिन की है, और पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध ये 90 दिन 60 दिन की मैक्सिमम अवधि तक एक एक बार में 15-15 दिन करके दिया जा सकता है। लेकिन देश के गृह मंत्री की बात ये लागू नहीं होती, कानून लागू होता है, और कानून के अर्थान्वयन के अपने सिद्धांत हैं, और वो अंग्रेजी टेस्ट को ठीक मानेगा। और जब अंग्रेजी टेस्ट को ठीक मानेगा तो विधायिका का वह उद्देश्य है कि पुलिस की अभिरक्षा ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसने 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त न होने की दशा में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाए जाने की अपेक्षा की है, वो उद्देश्य फ्रस्ट्रेट कर जाता है। इससे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन जब करेंगे तो हिंदी टेस्ट की बात ज्यादा समझ में आ रही है, वही ठीक है, और वही देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन संशोधन अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत तो है, और ये एनामोली है, ये विसंगति है। हर कीमत पर हिंदी टेस्ट में लिखा हुआ ही ठीक है, हर कीमत पर, चाहे कानून के किसी भी सिद्धांत के मुताबिक देख लिया जाए, लेकिन लिखा अंग्रेजी में जो कुछ है 187 सबसेक्शन 3 में, वो गलत भाव दे रहा है। और वो मजिस्ट्रेट की शक्ति पर जो प्रतिबंध सीमित लगाया गया है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट 15 डेज के बाद जब अभिरक्षा तय करेगा तो पुलिस अभिरक्षा तय नहीं कर सकता, यह प्रतिबंध हटा हुआ दिखाई देता है अंग्रेजी शब्दों से, और वो ठीक नहीं है। एक और बात नई की गई है, हालांकि पहले वो बात इनहेरेंट थी, ठीक है ना, अब इनहेरेंट नहीं है। अब उस बात को मॉडिफाइड भी किया और अभिव्यक्त भी किया, दोनों बातें की। पहले क्या था? पहले लिखा था जब इस धारा के अधीन मजिस्ट्रेट भेजा जाता है,
जब इस धारा के अधीन अभियुक्त व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजा जाता है, तो हमने आपसे कहा दोहरे उद्देश्य, एक तो अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता के प्रयास करे, इसके लिए भाई जमानत मांगेगा, अन्य अपना काम करेगा, जो अपनी स्वतंत्रता के लिए वो कर सकता है उसे सब करने का अवसर मिले, इसके लिए उसे वहां भेजा जाता है। दूसरा, मजिस्ट्रेट अन्वेषण अभिकरण के कार्यों का मूल्यांकन कर सके, इसके लिए। और तीसरा, अगर पुलिस को चाहिए तो सीमित उद्देश्यों और सीमित समय के लिए पुलिस को भी अभियुक्त दिया जा सके। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विधायिका ने यह किया है कि अभियुक्त व्यक्ति अगर 24 घंटे में अन्वेषण समाप्त ना हो तो मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाए। तो क्या लिखा था कि जब पहली बार लाया जाता है इस धारा के अधीन, तो मजिस्ट्रेट जैसी चाहे अभिरक्षा तय कर सकता है, जैसी चाहे। और अगर 15 दिन, और जो यह अभिरक्षा कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी, और इस 15 दिन की समाप्ति पर अगर वो संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है, पर्याप्त आधार विद्यमान है, तो वो इस 15 दिन की समाप्ति के उपरांत फिर अभिरक्षा को बढ़ा सकता है। अभिरक्षा का बढ़ाया जाना प्राधिकृत कर सकता है पुरानी 177 सबसेक्शन 2 के मुताबिक और नई 187 सबसेक्शन 3 के मुताबिक। किंतु अब जो बढ़ाएगा ये अभिरक्षा पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध यही होगी। यानी अगर कुल मिलाकर शब्दों को देखें तो बात यह निकल कर आ रही है कि पहली बार जब अभियुक्त लाया जाएगा, पुलिस अभिरक्षा केवल तभी मांगी जा सकती है, उसके बाद मांगी नहीं जा सकती, क्योंकि उसके बाद 15 दिन के बाद बढ़ाई तो जा सकती है, लेकिन वो निरोध पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा ही होगा। ठीक है ना, वो निरोध तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा ही होगा, वो पुलिस अभिरक्षा में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट 15 डेज उन्हीं में पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा जा सकता है, ये पुरानी धारा कहती है। ठीक है ना, और कैसे कहती है, विश्लेषण जब हम करते हैं पुरानी धारा का तो यह बात निकल रही है कि पहले 15 दिन में ही मांगा जा सकता है, लेकिन यह कब, जबकि इस धारा के अधीन भेजा जाता है, यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अगर आप सरेंडर हुए हैं तो 15 दिन के बाद भी फर्स्ट 15 डेज का जो रिमांड, क्योंकि आप जब सरेंडर हुए तो फर्स्ट 15 डेज का रिमांड हो गया, ठीक है, क्योंकि अभिरक्षा तो आपकी ले ली कोर्ट ने, और एक बार में वो अभिरक्षा न्यायिक तय करेगा, क्योंकि पुलिस मांगी नहीं रही है। भाई इस समय तो पुलिस आई नहीं, आप खुद सरेंडर हो गए तो पुलिस आई नहीं, ठीक है ना। तो आपकी अभिरक्षा 15 दिन की तय हो गई। अब ये 15 दिन समाप्त हुए, फिर 15 दिन, फिर 15 दिन, और मैक्सिमम 90 डेज या 60 डेज। लेकिन पुलिस अब अगर आपकी उपस्थिति चाहती है, उसे अन्वेषण के लिए आप चाहिए, तो फर्स्ट 15 डेज की सूरत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि पुलिस को पता ही नहीं था। इसीलिए क्या लिखा, जब इस धारा के अधीन भेजा जाए, जब इस धारा के अधीन यानी सरेंडर होगा तो फर्स्ट 15 डेज में ही पुलिस अभिरक्षा मांगी जाए, यह शर्त नहीं हो सकती। जब इस धारा के अधीन भेजा जाए तब हो सकती है। अब एक ये बात पहले जब धारा का विश्लेषण हम करते हैं तब निकल आती है कि फर्स्ट 15 डेज इसी में पुलिस अभिरक्षा मांगी जा सकती है। अब इसको बढ़ाया भी जाना चाहिए था, युक्ति संगत भी था। मान लीजिए फर्स्ट 15 डेज में पुलिस को ऐसे सबूत नहीं मिले जिसमें ऐसा लगे कि इन सबूतों की छानबीन अभियुक्त की मदद से की जानी चाहिए, लेकिन 15 दिन के बाद ऐसा मिल गया तो अब कुछ हो ही नहीं सकता था। अब अभियुक्त तो आपको नहीं मिल सकता, ठीक है ना, यह दिक्कत थी। तो इस दिक्कत को रिमूव किया, लेकिन इस दिक्कत को रिमूव करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था, उन शब्दों का आधा अधूरा प्रयोग 187 सबसेक्शन 2 में किया गया है। 187 सबसेक्शन 2 में कहा कि पुलिस अभिरक्षा 15 दिन की ही होगी, ये सही है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा मांगी अब जा सकती है जहां मैक्सिमम 60 दिन का डिटेंशन हो सकता है, वहां शुरुआत के 40 दिनों में, और जहां 90 दिन डिटेंशन हो सकता है वहां शुरुआत के 60 दिनों में। यानी जो पहले बाध्यता थी कि जब आप लाए तभी मांगे, वो बाध्यता हटा दी, ठीक है ना।
लेकिन 187 सबसेक्शन 3 में हिंदी में भी वही शब्द लिखे हैं कि पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध, ठीक है, 15 दिन के बाद जो निरोध प्राधिकृत किया जाएगा वो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा ही होगा, ये लिखा हिंदी में। और अंग्रेजी में तो नासी कर दिया, अंग्रेजी में तो उस भाव के कोई शब्द ही नहीं लिखे। यानी अंग्रेजी अगर पढ़ें तो टोटल 90 डेज पुलिस अभिरक्षा के हो सकते हैं और टोटल 60 दिन पुलिस अभिरक्षा के हो सकते हैं। हिंदी पढ़ें तो 15 ही दिन हो सकते हैं। लेकिन जब आप ऊपर ये कह रहे हो कि जहां 60 दिन की टोटल अभिरक्षा हो सकती है वहां फर्स्ट 40 डेज और जहां 90 दिन की टोटल अभिरक्षा हो सकती है वहां फर्स्ट 60 डेज इनमें अभिरक्षा मांगी जा सकती है। पुलिस की अभिरक्षा 15 दिन की होगी अधिकतम, लेकिन मांगी इनमें जा सकती है। तो आपको 167 सबसेक्शन 187 सबसेक्शन 3 लिखते समय यह लिखना चाहिए था कि 15 दिन से आगे जब निरोध प्राधिकृत होगा तो यदि पुलिस ने 60 दिन और 40 दिन के अंदर अभिरक्षा नहीं मांगी है तो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा निरोध यही प्राधिकृत किया जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने मांग ली है तो फर्स्ट 15 डेज के बाद भी पुलिस अभिरक्षा दी जा सकती। ये आप यहां भी तो लिखोगे, लेकिन यहां लिखा ही नहीं, ऊपर लिख दिया, अंग्रेजी में लिखा ही नहीं, हिंदी में लिख दिया। ये सारी गड़बड़ें आई हैं और ये विसंगतियां हैं। इन्हें निश्चित तौर पर दूर किया जाएगा। निश्चित तौर पर कानून जो रहेगा वो यही रहेगा कि पुलिस अभिरक्षा 15 दिन की ही होगी, मैक्सिमम 90 डेज 60 दिन यही रहेंगे और पुलिस अभिरक्षा या तो पहले 15 दिन में ही मांग ली जाएगी जब भेजा जाएगा, और अगर 40 दिन या 60 दिन की उस अवधि में मांगी जाती है तो 187 सबसेक्शन 3 में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ये शब्द निश्चित तौर पर आएंगे जिनका यह प्रभाव हो कि अगर पुलिस अभिरक्षा फर्स्ट 15 डेज की बजाय फर्स्ट 40 या 60 डेज में मांगी गई है तो दी तो 15 दिन के लिए जाएगी, लेकिन इन 40 और 60 डेज में कभी भी मांगी जा सकती है और दी जा सकती है। और उसके बाद जो अभिरक्षा आएगी वो न्यायिक ही होगी या पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा पागल खाने की भी हो सकती है, रिमांड होम की भी हो सकती है, लेकिन पुलिस अभिरक्षा नहीं होगी। अगर शुरुआती 40 दिन में 20 दिन नहीं मांगी गई तो 20 दिन किसी भी ढंग की अभिरक्षा होकर फिर 15 दिन पुलिस अभिरक्षा, इस प्रभाव के शब्द लाए जरूर जाएंगे क्योंकि इनके बिना इस कानून की कोई गति है ही नहीं, लाए जरूर जाएंगे। लेकिन आज जो स्थिति है वो पढ़ने में विसंगति पैदा कर रही है, लेकिन समझने में कोई विसंगति नहीं है। और देश के गृह मंत्री ने भी इंटरव्यू में यही कहा है कि आज भी 15 डेज है, बस बदलाव सिर्फ इतना है कि पहले आप शुरुआती 15 डेज में ही मांग सकते थे, अब शुरुआती 40 डेज और शुरुआती 60 डेज में कभी भी मांग सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना है। लेकिन इस बात को कहने के लिए जहां जहां पर जिस जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था उसका लोप है, जिसके कारण विसंगति पैदा हो रही है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने 90 डेज 60 डेज मैक्सिमम बढ़ा दिया। अच्छा, एक चीज और रह गई। अगर मान लीजिए 15 दिन की हमने एक बार बढ़ाई, फिर क्या लिखा है, यदि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हो तो अगले 15 दिन की स्वीकृत हो सकती है और वो पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा होगी। और मैक्सिमम 90 और 60 डेज। अगर ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान न हो तो क्या करें? क्योंकि दोष मुक्त कर दें। दोष मुक्त तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो अन्वेषण ही है, तो जमानत पर छोड़ दें। जमानत इन्हीं स्थितियों के लिए है क्योंकि 437 की भाषा आप जब देखेंगे, यदि यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो तत्काल जमानत पर छूटेगा। यद्यपि आपने पहले जमानत पर छोड़ना उचित नहीं माना था, अब छूटेगा। ठीक है, लेकिन अन्वेषण चलेगा। अन्वेषण को तो अपनी नियति प्राप्त करनी ही है, अन्वेषण बंद नहीं होगा। ठीक है ना? आप बड़े मिसकॉन्सेप्शन में रहते हैं।
और ये मुझे कहने में कोई संकोच होता नहीं, ये जो सो कॉल्ड टीचर हैं ये आपको और मिसकंसेप्शन में डालते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जमानत मिलेगी, अन्वेषण तो अपनी नियति पर पहुंचेगा, अन्वेषण कैसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है तो भी आप फिर 15 दिन बढ़ाएंगे, फिर 15 दिन बढ़ाएंगे, और मैक्सिमम 90 और 60 डेज के बाद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि युक्ति संगत यही है, आप ही की सब कुछ नहीं मानी जाएगी। लेकिन ठीक है, आपकी कुछ तो मानी जाएगी, सब कुछ नहीं। अन्वेषण चलाइए, अब इसे अधिकार के नाते बेल मिलेगी, और 187 सबसेक्शन 3 यही कहता है कि इस अभियुक्त को अधिकार के नाते अब जमानत मिल जाएगी। इसकी जमानत कितनी भी बार निरस्त हो चुकी हो, इससे मतलब नहीं है, अब यह अधिकार के नाते पाएगा, क्योंकि अन्वेषण समाप्त नहीं हुआ और 90 दिन और 60 दिन की मैक्सिमम टाइम लिमिट बीत गई, जो अन्वेषण के लिए निर्धारित थी अभिरक्षा में रहते हुए। इसमें पुलिस अभिरक्षा 15 दिन से अन्यथा नहीं होगी। ठीक है ना, वो पहले शुरुआती 15 दिन थे, अब 40 और 60 डेज ये हो सकते हैं। ठीक है ना, उतना परिवर्तन आया है, ये स्थिति आ गई। अब आप नहीं कर पाए तो उसे जमानत मिलेगी अधिकार के नाते, लेकिन 90 डेज और 60 डेज में समाप्त नहीं हुआ अन्वेषण, और आपको जमानत मिल सकती थी अधिकार के नाते। अपराध की प्रकृति कोई हो, आपकी जमानत कितनी भी बार अस्वीकृत हो चुकी हो, लेकिन आप सोते रहे, आपने बेल मांगी नहीं, आप ओरली भी मांग लेते तो भी मिलती, क्योंकि मांगना जरूरी नहीं है लिखकर मांगा जाए। और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां गरीबी है, अशिक्षा है, वहां तो ये विशेषकर नहीं हो सकता कि लिखकर ही मांगी है। यद्यपि लिखकर ही मांगी जाती है नॉर्मली, लेकिन फिर भी कानून के तौर पर, नियम के तौर पर इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो आप मांगते तो, मांगी नहीं तो फिर आपको अधिकार रहा, आपने मांगी नहीं, और इसी बीच अन्वेषण की रिपोर्ट आ गई, अन्वेषण समाप्त हो गया। अब आप कहो कि 90 डेज खत्म हो चुके थे, हमारा बेल का अधिकार पैदा हो गया था, इसलिए हमें मिलनी चाहिए, अब नहीं मिलेगी, क्योंकि अब अन्वेषण की रिपोर्ट आ गई। अब चार्जशीट या जो विचारण के लिए जरूरी था वो फाइल हो गया। अब तो या तो जमानत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी जमानत की शक्तियों के अंतर्गत आपको दे दे तो अलग बात, या सुप्रीम कोर्ट दे दे। सुप्रीम कोर्ट जमानत सामान्य तौर पर नहीं देगा, कैसे देगा कल चर्चा में आएगा, लेकिन अगर आपको मिलती तो मिल जाए। शेष अब आप अधिकार के नाते जमानत चाहे नहीं मिलेगी, क्यों, अब आ गया। आपको जैसे ही 90 डेज या 60 डेज खत्म हुए थे वैसे मांगनी चाहिए थी, आपने नहीं मांगी, चार्जशीट आ गई, अन्वेषण की रिपोर्ट आ गई, अब नहीं मिलेगी आपको। और आपने मांगी, मिल गई, अब आप बेल बॉन्ड फाइल नहीं कर रहे तो भी आप जेल में ही रहेंगे, ये कहां लिखा है स्पष्टीकरण में। ठीक है, कि संदेहों के निवारण के लिए, शंकाओं को मिटाने के लिए अधिनियमित किया जाता है कि यदि जमानत इस धारा के अधीन मिल भी गई है तो भी आपको बेल बॉन्ड फाइल करने होंगे। अच्छा, ये 90 दिन और 60 दिन की अवधि काउंट कब से होगी? तो जिस दिन व्यक्ति गिरफ्तार होगा उस दिन से नहीं, जिस दिन अभिरक्षा में, मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में आया, इस धारा के अधीन प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना, इस धारा के अधीन जब भेजा गया तब मजिस्ट्रेट प्राधिकृत कर रहा है ना, तो उस दिन से, इस दिन से गणना करते समय जो जनरल क्लॉजेज एक्ट वो ये कहता है कि जब भी किसी दिन से गणना करनी होगी तो जिस दिन वो खत्म हो रही होगी या तो उस दिन को एक्सक्लूड करिए या इस दिन को एक्सक्लूड करिए। एक दिन एक्सक्लूड हो जाता है, जैसे आज से आपने गणना करनी शुरू की, ठीक है, आज कस्टडी में आया तो इधर या तो एक एक्सक्लूड करके कल से गणना करके 90 दिन गिनिए,
और या जिस दिन 90 दिन पूरे हो रहे हैं उसे एक्सक्लूड कर दीजिए। ऐसे करके उसे गणना की जाती है। गणना अगर इस समय नहीं भी आ रही तो नियम समझ लीजिए, जनरल क्लासेस एक्ट के मुताबिक 90 दिन गणना किए जाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। बाकी जनरल क्लासेस एक्ट देख लीजिएगा तो आ जाएगा, एक बार करेंगे गणना तो गणना करना आ जाएगा। कुछ चीजें तो प्रैक्टिकल से आएंगी, सिद्धांत में बात समझ लीजिए, यह स्थिति रहेगी। अच्छा, एक चीज और, ये अभिरक्षा जो इस धारा के अधीन तय की जाएगी मजिस्ट्रेट के द्वारा, यह अभिरक्षा कब तय की जाएगी? कब तय की जाएगी मीनिंग देयर बाय, अगर अभियुक्त को श्रव्य दृश्य साधनों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया गया है, क्या तब तय की जा सकती है? क्या अभियुक्त की फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट के समक्ष जरूरी है? और क्या बिना फिजिकली अपीयर किए कोर्ट के समक्ष अभियुक्त को उसकी अभिरक्षा ली जा सकती है? तो पहली बार नहीं ली जा सकती, पहली बार नहीं ली, ठीक है, पहली बार नहीं ली जाएगी। पहली बार वो आ कहां से रहा है? पुलिस के पास है, और वो पुलिस के अत्याचारों की कथा भी मजिस्ट्रेट से हो सकता कहे, ठीक है, हो सकता है उसके शरीर पर कोई ऐसी चोटें हों जिनका वो मेडिकल एग्जामिनेशन कराना चाहे, उसे हक देता है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा है जहां गिरफ्तारी का चैप्टर है 53, ठीक है, सेक्शन 53। तो पहली बार तो सशरीर अभियुक्त चाहिए, सशरीर, पहली बार, यही लिखा है। सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग, जो बेयर रीडिंग करेंगे तो देखेंगे इसी प्रभाव के शब्द लिखे हुए हैं। मेरा ख्याल है 187(4) होगा या 5 होगा, इसी प्रभाव के शब्द लिखे हैं कि पहली बार उसे लाना पड़ेगा। यानी पहली बार जब पुलिस कस्टडी मांगेगी तब लाना होगा, ताकि देखा तो जाए कि जिस हालत में हम आपको दे रहे हैं उसी हालत में आप वापस भी ला रहे हैं। नहीं, जब पहली बार मान लीजिए हमने अभियुक्त को ठीक ठाक दिया और जब वो आया तो चोटिल है, चोटें आई कैसे? कस्टडी तो आपकी थी, ठीक है ना। तो पहली बार धारा भी कह रही है कि भेजा जाता है। भेजा जाने का मतलब भेजा ही जाना होता। क्रिमिनल लॉ में शब्दों का सामान्य और प्रचलित अर्थ यही लिया जाएगा जब तक विधायिका स्वयं उन्हें कोई विशेष अर्थ न दे रही हो। तो पहली बार तो लाया जाएगा। पहली बार के बाद श्रव्य दृश्य माध्यमों से भी उसकी उपस्थिति न्यायालय के समक्ष कराकर उसकी फर्दर जो 15 दिन की अवधि के लिए डिटेंशन, जो मैक्सिमम 90 डेज और 60 डेज तक जा सकता है, उस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पहली बार लाना होगा, क्योंकि पहली बार ही उसकी पुलिस अभिरक्षा हो सकती है और पहली बार ही वो पुलिस के पास से आ रहा है। उसके बाद तो वो जुडिशियल कस्टडी में है, उसके बाद तो वो न्यायिक अभिरक्षा में है, ठीक है ना। तो अगली बार श्रव्य दृश्य माध्यमों से भी हो सकती है, लेकिन पहली बार लाना ही होगा। और अगर ये प्रश्न उठे कि पहली बार क्या अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया था न्यायालय के समक्ष, तो फिर अभियुक्त के हस्ताक्षर, ठीक है ना, अभियुक्त के हस्ताक्षर जो कराए जाते हैं उनसे यह बात प्रमाणित की जाएगी कि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष सशरीर प्रस्तुत किया गया था पहली बार या नहीं। इसीलिए एक रिमांड फाइल बनती है मजिस्ट्रेट के यहां, उसे रिमांड फाइल बोलते हैं। वो जो एक सिपाही वहां बैठा होता है जिसे कोर्ट मुहर्रिर कहा जाता है, उसके पास रिमांड फाइल होती है, उस पर मजिस्ट्रेट का वो अभियुक्त का निशानी अंगूठा या हस्ताक्षर ये कराया जाता है, ताकि पहली बार वो लाया गया था ये साबित करने की जरूरत अगर पड़े तो साबित किया जा सके। तो पहली बार ये स्थितियां रहेंगी। अब एक चीज और, गंभीर अपराध तो अन्वेषण के लिए हमने आपको 90 दिन और 60 दिन भी दे दिया और यह सुविधा भी दे दी कि चलो 90 दिन 60 दिन में आप नहीं कर पाए तो हम उसे जमानत दे देंगे, आप अन्वेषण चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप अन्वेषण चलाइए और अन्वेषण की रिपोर्ट आए तो उसे प्रस्तुत करिए, उसके आधार पर विचारण की कार्यवाही होगी, क्योंकि अपराध समाज के विरुद्ध है। अपराध का संरक्षण ये समाज का
विरोध है, ये समाज को नुकसान पहुंचाना है, समाज को नष्ट करना है। इसलिए अपराध के साथ तो कोई लीनियंसी नहीं बरती जा सकती, अपराधी के साथ बरती जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अपराधी व्यक्ति है, व्यक्ति में सुधार आ गया, अब हम क्षमा भी कर देंगे, बनाए प्रोविजन बनाए, समुचित सरकार क्षमा कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल भी कर सकते हैं। अपराध के साथ कोई हमदर्दी नहीं, अपराधी के साथ है, अपराधी के साथ है। अपराधी सुधर जाए ठीक है, क्षमा कर देंगे, अपराधी सुधर गया परिहार कर देंगे, अपराधी सुधर गया लघुकरण कर देंगे, अपराधी सुधर गया कम्यूटेशन कर देंगे, बदल देंगे, सब कर देंगे। अपराध के साथ बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए अपराध के साथ तो कोई लीनियंसी नहीं होगी, अन्वेषण चलेगा और अन्वेषण की रिपोर्ट भी आएगी, विचारण भी होगा। लेकिन अगर ऐसे अपराध हैं जिन्हें विधायिका स्वयं छोटा मान रही है, छोटा किन्हीं भी कारणों से, बड़े व्यक्तिगत प्रकार के अधिकार वायलेट हुए हैं या कुछ बहुत छोटा सा मामला है, तो फिर 90 दिन और 60 दिन नहीं, फिर हम एक निश्चित टाइम देंगे 6 महीने, इसमें अन्वेषण खत्म करिए। अगर व्यक्ति अभिरक्षा में है तो, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, यानी उसे जमानत नहीं मिली तो अलग बात, ठीक है। तो आप या तो 6 महीने में खत्म करिए और नहीं कर सकते तो अन्वेषण ही खत्म, फिर आप अन्वेषण आगे नहीं चलाएंगे। लेकिन यह भी अंतिम बात नहीं है, यह भी अंतिम बात नहीं है, इस पर भी आगे बात होगी और वो सारी बात कल करेंगे, देखेंगे, ठीक है।